नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो छवि है पूरे हिंदुस्तान में, वो एक ऐसे नेता की रही है जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। उन्होंने करीब 600 उससे कुछ कम रियासतों को एक किया और भारत का ये जो नक्शा दिख रहा है उसको एक मुकम्मल रूप दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पार्टीशन में भी उनकी एक भूमिका थी, या पार्टीशन में वो एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में मौजूद थे। जब विभाजन का फैसला लिया जा रहा था तो एक बड़े नेता के तौर पर वो नेहरू के साथ खड़े थे। क्या थी उनकी भूमिका? क्या उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया था, जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, या उन्होंने स्वीकार कर लिया था? ये एक तथ्य है जिसे हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि कई बार सिलेक्टिवली सरदार पटेल को छोड़ दिया जाता है और नेहरू को या गांधी को टारगेट किया जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि सरदार पटेल ने पार्टीशन के समय क्या रुख अख्तियार किया था, उनके क्या विचार थे और वो क्या चाहते थे। आइए अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरदार पटेल का नाम पार्टीशन को लेकर बहुत कम आता है, क्योंकि उनकी एक खास छवि बन गई है। ये माना जाता है कि उन्होंने चूंकि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया था, हिंदुस्तान में विलय करवाया था, अपनी तमाम तरह की जो उनमें खूबियां थी उनके जरिए कहीं उन्होंने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया, कहीं ताकत का इस्तेमाल किया और कहीं संबंधों का इस्तेमाल किया। लेकिन पार्टीशन में वो क्या कर रहे थे? क्या पार्टीशन की उन्होंने मुखालफत की थी, क्योंकि ये तो भारत को तोड़ने की बात हो रही थी? देखिए, ये आपकी बात सही है कि उनका नाम बहुत कम आता है, पर पार्टीशन के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। ये हमको शुरू से ही बात कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, गांधी का सवाल है, नेहरू का सवाल है, ये लोग पार्टीशन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अब ये तो उनको एक अपना किरदार एक नेता के रूप में निभाना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने कई बार उसको स्वीकृति दी और उसके लिए प्रैक्टिकल बातें किया। वैसे इतना भी नहीं है कि एक बार उनका उल्लेख पार्टीशन के लिए आया, और ये जो किताब थी इनकी, जसवंत सिंह जो बीजेपी के एक बड़े लीडर थे, कैबिनेट में मंत्री भी थे, उनकी किताब है ना जिन्ना पार्टीशन, उस पर जो किताब उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने जिन्ना, नेहरू और पटेल में नेहरू और पटेल को पार्टीशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है। और उसमें वो नेहरू और पटेल को साथ में रखते हैं और कहते हैं इन लोगों के कारण इन लोगों की गलतियां ज़्यादा थी, और जिन्ना को वो एक तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब किताब रिलीज़ हुई, अब ये तो उन्होंने अपनी तरफ से उनका जो रिसर्च का रवैया था उसके आधार पे उन्होंने किया, पर उसमें पटेल का नाम आ गया। अब पटेल का नाम आ गया, और जो भाजपा के लोग हैं, भले ही उनका सरदार पटेल की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, पर उनके पास आज़ादी में किसने भाग लिया ऐसा कोई व्यक्ति है भी नहीं, तो कोई आइकन उनको चाहिए। तो सरदार पटेल पे छीटाकशी भी उनको सहन नहीं होती। तो गुजरात में हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात से उस किताब को बैन कर दिया। तो ये एक जगह, सिर्फ एक ही जगह उनका उल्लेख आता है पार्टीशन में उनके रोल का। जहाँ तक सच्चाई ये है, सच्चाई को तो हम दो भाग में देख सकते हैं। पहले तो जब शुरू में पाकिस्तान के डिमांड सामने आई, तो सरदार पटेल को लगा कि ये आइडिया बिल्कुल पागलपन की आइडिया है। यानी उनका कितना विरोध था ये यहाँ से दिख जाता है। ये एक वैचारिक तौर पे, सैद्धांतिक रूप पे उन्होंने कहा ये आइडिया पूरी पागलपन की है। पर खैर, जैसे हम देखते हैं आगे चलकर महात्मा गांधी अपने आप को ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं समाज के दंगों की आग को बुझाने के लिए, और जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं रियल पॉलिटिक्स, वो नेहरू और पटेल इनके हाथ में आ जाता है। और इंटरिम गवर्नमेंट में भी सरदार पटेल होम मिनिस्टर रहते हैं, नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं। अब जब माउंटबेटन ने ये बात रखी कि भारत का पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे, सिविल वॉर के हालात खड़े हो सकते हैं, और मुस्लिम लीग काफ़ी एडमेंट है कि हम पार्टीशन से कम कुछ नहीं मानेंगे, तो उस समय
ये कांग्रेस के दो नेता नेहरू और पटेल के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। अब इस दुविधा में दो किताबों का मैं उल्लेख करूंगा। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, और दूसरा एमजे अकबर की जो नेहरू की बायोग्राफी है। दोनों किताबों में बताते हैं कि सरदार पटेल, नेहरू और पटेल में सरदार पटेल ने पार्टीशन की बात को दिसंबर 1946 में सहमति दी। उनकी कोई डिमांड नहीं थी, वो यानी उस समय आके उनको लग गया कि भाई ये फेट अकम्प्लाई है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जाएंगे। तो दिसंबर 1946 में उन्होंने इसको स्वीकृति दी, और उसके 6 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये प्रोफेसर पुनियानी, ये एक अब स्थापित तथ्य है कि उस समय के तमाम बड़े नेताओं में से सबसे पहले सरदार पटेल ने पार्टीशन को स्वीकार किया था, उसकी सहमति दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि उनके अंदर ये रुझान है, क्योंकि वो मान चुके हैं, तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको कन्विंस किया और फिर उसके बाद नेहरू पर आए। तो ये एक स्थापित तथ्य है। आपने दो किताबों का जिक्र किया है, एक तो इंडिया विंस फ्रीडम और नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया जो एमजे अकबर की है, और दोनों ही इसी तरफ इशारा करते हैं कि पटेल पहले व्यक्ति थे। जी, तो इसमें सच्चाई तो ये है कि पार्टीशन के लिए पटेल बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, पार्टीशन के लिए नेहरू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसको अवॉइड करना, जिसको परे लगाना संभव नहीं था। और सरदार पटेल उस समय भी कहते हैं कि मैं गांधी को मना लूँगा, बापू को मना लूँगा, क्योंकि अगर इस बात को हम स्वीकार नहीं किए तो समाज में दंगे बहुत बढ़ जाएंगे और गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। तो सरदार पटेल जब हाँ बोलते हैं तो एक मांग के रूप में नहीं करते, वो एक मजबूरी के रूप में, ठीक है भाई अगर और कोई रास्ता नहीं है तो हम इस बात को भी मान लेते हैं। तो इसलिए हम इस बात में क्लियर होना चाहिए, जैसे जसवंत सिंह चीज़ों की गहराई तक नहीं जाते, वो केवल निगोसिएशन कैसे चल रहे हैं, जिन्ना ने क्या किया, कैबिनेट मिशन आया, नेहरू कैबिनेट मिशन से पीछे हट गए, फिर सरदार पटेल ने मांग रखी। जसवंत सिंह एक सतही आधार पर पार्टीशन की प्रक्रिया को देखते हैं, वो समाज की जो गहराई चल रही है, समाज में क्या हो रहा है, और उस बात पर वो ध्यान नहीं देते। इसीलिए वो नेहरू और पटेल को विभाजन के लिए दोषी ठहराते हैं, जो पूरा गलत है। जी, तो क्या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सरदार पटेल वास्तव में दूसरों के मुकाबले ज्यादा दूरदृष्टि वाले नेता थे? उन्होंने पहचान लिया था सबसे पहले कि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग जिस तरह से अड़ंगे लगा रही थी, वो जिस तरह का ढांचा हिंदुस्तान का बनाना चाहती थी, डिसेंट्रलाइज्ड ढांचा, उसमें दिक्कत उनको दिख रही थी, कामकाज में अड़ंगे। तो उन्हें लग रहा था कि अब ये पाकिस्तान बन जाना ही ज्यादा व्यवहारिक होगा बाकी हिंदुस्तान को एकजुट रखने के लिए। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही इसको समराइज किया है कि सरदार पटेल में एक दूरदृष्टि भी थी, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल पॉलिटिक, यानी जो वास्तविकता है, वास्तविकता जिस रास्ते पर जाएगी उसको पहचानने की उनकी समझ बहुत गहरी थी। और इसीलिए वो दिसंबर 1946 में उन्होंने नेहरू से भी पहले इस बात को स्वीकृति दे दी। जैसे मैंने फिर से इसको मैं कह रहा हूँ कि पार्टीशन की डिमांड इनकी तरफ से कभी नहीं थी, उसकी मांग को स्वीकार करना जो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण आ रही है, जो मुस्लिम लीग की मांग के कारण आ रही है, उनका उतना सा एक रोल है। और उसमें सरदार पटेल निश्चित रूप से एक दूरदृष्टि वाले थे कि इसके लिए अभी कोई दूसरा इलाज नहीं बचा, तो उस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी, क्या हम इसमें थोड़ा सा, हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन कश्मीर मसले में जो पटेल की भूमिका थी उसको भी जोड़ कर देख सकते हैं? राजमोहन गांधी ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है पटेल अ लाइफ, उसमें उन्होंने जिक्र किया है, उनको कोट करते हुए कहा है कि पटेल हैदराबाद और जूनागढ़ के बदले में कश्मीर देने के लिए तैयार थे। बल्कि उन्होंने कहा था, एक कॉलेज में भाषण में पटेल ने कहा था, वी वुड एग्री टू कश्मीर इफ दे एग्री टू हैदराबाद। तो कश्मीर के मामले में भी पटेल
बहुत एडोमेंट नहीं थे। वो अगर कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में नेहरू ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया, तभी कश्मीर भारत का अंग बन पाए। ये आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा सामने रखा है, क्योंकि आज प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते या कश्मीर के मुद्दे को वो इस प्रकार से डील करते तो कश्मीर का प्रॉब्लम कब से सॉल्व हो गया होता। एक्चुअली बात इसके उल्टी है। सरदार पटेल ने कश्मीर के लिए कभी भी आग्रह नहीं किया। ये तो मुख्य बात जो कश्मीर के बारे में थी वो ये थी कि शेख अब्दुल्ला वो पाकिस्तान के साथ मिलने पे किसी हद तक तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे पाकिस्तान की लीडरशिप ये सामंतवादी है, फ्यूडल है, कश्मीर में मुझे तो लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। उनका भारत के लिए आकर्षण था। और नेहरू ने, कुछ लोग तो कहते हैं उनको कश्मीर से भावनात्मक जुड़ाव था क्योंकि उनका परिवार वहाँ से आता था, ये एक कहते हैं। और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा नेहरू की जो फिक्र कश्मीर के बारे में उनका आग्रह था वो मुख्य रूप से इसलिए था कि एक तो शेख अब्दुल्ला इस बात को चाहते थे, दूसरा वो ये जानते थे कि अगर कश्मीर भारत में अगर मिला तो वहाँ का जो विकास है ख़ास तौर से, और विकास में के मामले में नेहरू, शेख अब्दुल्ला और बहुत सारे प्रगतिशील उसको लैंड रिफॉर्म्स से करके जोड़ते हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ रहा हूँ कि अगर कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते तो आज कश्मीर के लोगों की हालत और भी ख़राब हुई होती। पर खैर, इनका जो प्रोपेगेंडा है वो पूरा गलत है कि अगर सरदार पटेल के हाथ में होता तो कश्मीर का प्रॉब्लम होता ही नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि बाद में नेहरू ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भी निर्णय कश्मीर के बारे में लिए वो कैबिनेट के अंदर डिस्कस करके लिए। और सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो असहमति को में चुप रहे। यानी अगर नेहरू कोई कदम उठा रहे हैं तो कैबिनेट से क्लियर है। वो आज के सर की कैबिनेट नहीं थी। कैबिनेट में एक प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग्स द इक्वल वाला जो मामला था। तो मैं ये मानता हूँ कि बाद में भी जो नीतियाँ, जो स्टेप्स कश्मीर में लिए गए उसमें सरदार पटेल की कैबिनेट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनकी पूरी सहमति उसमें रही होगी। ये मैं केवल इनके प्रोपेगेंडा को काउंटर कर रहा हूँ जो इसको कहते हैं कि भाई सरदार पटेल होते तो ऐसा होता, सरदार पटेल होते तो वैसा होता। जी, यहाँ मैं एक चीज और रेखांकित करना चाहता हूँ कि सरदार पटेल कांग्रेस के में एक दक्षिणपंथी नेता के तौर पर तो जाने जाते थे, लेकिन वैचारिक तौर पर वो गांधी और नेहरू के ज्यादा करीब थे और हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ थे। और गांधी की हत्या के बाद तो उनके बयान हैं, बाकायदा दर्ज हैं कि वो किस तरह से उन ताकतों के खिलाफ थे और कितना खतरनाक मानते थे इन ताकतों को। तो एक जो हिंदू महासभा, सावरकर संघ, ये सब कैंपेन चला रहे थे, उससे सरदार पटेल का दूर दूर का नाता था, मतलब उनके विरुद्ध थे वो, उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं था। इसलिए पार्टीशन में वो कोई हिंदुत्ववादी लाइन नहीं ले रहे हैं, वो लाइन ले रहे हैं जो कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व ले रहा है, और वो जो समझते हैं कि भावी भारत के लिए बेहतर होगा। जी, और इसमें एक बात जोड़ दूं कि होम मिनिस्ट्री में जब सरदार पटेल मिनिस्टर थे तो उनका एक कम्युनिक है और उन्होंने भी एक जगह लिखा है कि आरएसएस के कारण समाज में बहुत नफरत फैली, ये नफरत के कारण बहुत हिंसा हुई और इसी हिंसा के कारण हमें भारत का राष्ट्रपिता खोना पड़ा। तो आप देखिए, वो डायरेक्टली तो उंगली नहीं उठा रहे पर इनडायरेक्टली बराबर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो नफरत का माहौल खड़ा किया गया उसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। और वो अपने आप को महात्मा गांधी का चेला, महात्मा गांधी, और वो तो कई बार तो खैर जब नेहरू और पटेल के बीच में लोग मतभेद लाने की कोशिश करते थे तो पटेल ने उनमें एक लेटर लिखा डायरेक्ट नेहरू को कि भाई लोग ऐसा कहते हैं कि आपका और मेरा ये है। तो उन्होंने लोकसभा में भाषण भी दिया कि नेहरू, मैं पूरी नीतियों में प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ। और वैसे कहते थे जवाहर मेरा छोटा भाई है और मेरा लीडर भी है। तो इस बारे में तो जहाँ तक देखा जाए ये दोनों ने एक दूसरे को इतना सुंदरता से सप्लीमेंट किया। एक तरफ नेहरू की क्वालिटीज़, दूसरी तरफ सरदार पटेल का योगदान, ये दोनों ही मिलके भारत की आधारशिला को मजबूत किया।
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरदार पटेल की इकहरी छवि प्रस्तुत की जाती है एक विचारधारा विशेष की तरफ से, जिसमें वो राष्ट्र के एकीकरण के काम करने वाले तो दिखते हैं, लेकिन उन्हें बाकी चीजों से बरी कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है कि पार्टीशन के फैसले में वो भी शामिल थे। उन्हें ये चाहे श्रेय दें, चाहे उसके लिए आरोप लगाएं, जो भी निर्णय उस समय हुआ था उसमें वो भी शामिल ही नहीं थे, बल्कि अगुवाई कर रहे थे। वो सबसे पहले फैसला लेने वालों में थे। इसलिए जो भी फैसला हुआ उसमें नेहरू, गांधी, पटेल ये सब शामिल थे, और इन्हें गुनहगार कहना तो कतई ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो भी परिस्थितियां बनी उसमें सावरकर, संघ, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन सब की भूमिका थी, बल्कि कांग्रेस और इन नेताओं ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की थी। मैं आपसे सहमत हूँ, सिर्फ एक ही बात जोड़ूंगा उसमें कि इसकी पृष्ठभूमि जो बनाई थी वो ब्रिटिश पॉलिसी ने बनाई थी। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वो एक आधारशिला थी, जिस पर एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस अपना खेल खेल सके। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, और धन्यवाद आप दर्शकों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। उनसे दो निवेदन फिर से दोहरा दूं। पहला तो ये कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारियां मिले, और जो भ्रामक तथ्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से फैलाए जा रहे हैं वो उनसे बच सकें। और दूसरा ये कि सरदार पटेल की भूमिका को लेकर अगर कोई सवाल, कोई जिज्ञासा आपके मन में उठे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कर दें, ताकि हम बाद में उन पर चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।